देवर लेकर आया 100 किलो की देवरानी। सड़क के किनारे खड़ी ममता, माया और मनिका एक अजीबोगरीब नजारे को देखकर आपस में फुसफुसाने लगती हैं। अरे माया बहन, देखो तो जरा ये ट्रक में कौन लड़की आ रही है और मोहल्ले के बच्चे उसको देख के कैसे हल्ला मचा रहे हैं। हाँ बहन, देखने में तो ये लड़की पूरे 100 किलो की लग रही है, लेकिन ये हमारे मोहल्ले में क्या कर रही है और इसके पीछे लड़का कौन है? इसका चेहरा नहीं दिख रहा। अरे लड़का छोड़ो, ये लड़की दुल्हन के भेष में क्यों है? ये देखो पूरा ट्रक हिल रहा है और ड्राइवर भी परेशान लग रहा है। बाहर मच रहे बच्चों के शोरगुल को सुनकर घर के अंदर मौजूद परिवार के लोग एक एक करके अपने कमरे से निकलकर हॉल में आते हैं। माँ, खिड़की से बाहर देखिए, पूरे मोहल्ले वाले बाहर निकले और बच्चे हल्ला भी मचा रहे। आखिर ऐसा क्या हो गया बाहर? पता नहीं बहू, सचमुच इतना हल्ला हो रहा है। सुबह सुबह कॉलोनी में ऐसा शोर कभी नहीं होता। जरूर कुछ अजीब बात है। अरे भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? चलो हम खुद ही बाहर जाकर देख लेते हैं। अरे आप लोग सब लोग बाहर आके देखो तो सही, ये इतने बड़े ट्रक में कितनी मोटी लड़की आई है, जैसे कोई पहाड़ आ गया हो। काया की इस बात को सुनकर घर के सभी सदस्य चौंककर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ट्रक को अपने घर की तरफ आता देखकर देवेंद्र, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ट्रक हमारे घर की तरफ क्यों आ रहा है? हमारे घर की तरफ क्यों आएगा? शायद आगे निकल जाए। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत वो भारी भरकम ट्रक सीधा उनके घर के सामने आकर रुक जाता है। ट्रक के रुकते ही उसके पिछले हिस्से से कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा रवि बाहर निकलता है। फिर ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग से बाहर आकर, अरे भैया उतारो इन्हें जल्दी, इससे पहले कि मेरा ट्रक टूट जाए। हाँ हाँ उतर रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो भैया। जैसे दुल्हन के लिबास में सजी मधु ट्रक की सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करती है, ट्रक का एक हिस्सा भारी वजन से तिरछा हो जाता है, जिसे देखकर मनिका, हे भगवान, ये ट्रक टूटने वाला है। मधु किसी तरह संभल कर जमीन पर अपने पैर रख ही लेती है। अरे चलो भाई, जान बची तो लाखों पाए, मेरा ट्रक बच गया, यही बहुत है। अब मुझे जाने दो। अरे भैया पैसे तो ले जा कम से कम। अरे मेरा ट्रक बच जाए, यही बहुत है, किराया बाढ़ में जाए, मैं एक पल नहीं रुकूंगा यहाँ। ड्राइवर ट्रक को तेजी से स्टार्ट करता है और भाग जाता है, जिसे देखकर आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। आओ आओ मेरे साथ आओ मधु, किसी की बातों पर ध्यान मत दो। रवि जब मधु को अपने साथ लेकर घर की देहरी पर पहुंचता है तो कौशल्य अपने छोटे बेटे को इस हालत में देखकर गुस्से से, ये कौन है तेरे साथ? सुबह सुबह कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया है तूने? माँ मैंने शादी कर ली है, मेरी बेबी है ये। बीवी? बिना बताए तू 100 किलो का पहाड़ उठा लाया और ऊपर से कह रहा है मेरी बीवी है? हाँ माँ, ये मेरी बेबी ही है, कानूनी तौर पर हमारी शादी हो चुकी है। अरे तूने अचानक से शादी कैसे कर ली? बिना परिवार से पूछे, बिना किसी रस्म रिवाज के? अरे तू पागल हो गया है क्या? दादाजी वो सब बाद में बताऊंगा, पहले गृह प्रवेश तो करवाओ। क्या भैया, अब इतनी मोटी लड़की से शादी करके ले आए हो, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचना था। मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अरे ये सब बाद में सोचना, यदि वो शादी करके ले ही आया है तो कम से कम गृह प्रवेश करवाओ। देखो लोग कैसे हंस रहे हैं, तमाशा मत बनाओ घर का। रश्मिका तुरंत अंदर जाती है और पूजा की थाली और कलश लाकर दरवाजे के ठीक सामने रखते हुए, लो देवरानी जी, आप इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर कदम रखो। मधु आगे बढ़ती है और जैसे ही कलश गिराकर अंदर कदम बढ़ाने की कोशिश करती है, उसका भारी शरीर दरवाजे की चौखट के बीच में फंस जाता है। अरे रवि, मैं दरवाजे में फंस गई हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूं? मेरी मदद तो करो, सांस भी नहीं ली जा रही मुझे ढंग से। अरे अरे रुको रुको, मैं तुम्हें खींचता हूँ, तुम अपना वजन थोड़ा ढीला छोड़ो और निकलने की कोशिश करो। रवि पूरी ताकत लगाकर मधु के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन चौखट पर शरीर इस तरह अटक चुका होता है कि वो टस से मस नहीं होती। ऐसे अकेले से नहीं निकलेगी वो। रश्मिका बहू, तुम भी जाओ, सभी लोग पकड़ कर खींचो इसको। अब घर के सभी लोग मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं, लेकिन फिर संतुलन बिगड़ने के कारण वो सभी ही धड़ाम से फर्श पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। उफ, चोट लग गई यार, ऐसे तो ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, तभी एंट्री हो पाएगी घर के अंदर। अरे अब क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह ही नाक कटा दे इस लड़के ने। घर के बाहर गली में खड़ा एक छोटा बच्चा इस पूरे ड्रामे को देखकर जोर से चिल्लाते हुए, अरे बुलडोजर को खींचने के लिए हाथ नहीं लगते, रस्सियां लगती हैं, रस्सियां, रस्सी लाओ तभी निकलेगी बाहर। हाँ ये सही कहा इस बच्चे ने। अरे रस्सी से खींचते हैं, जा रवि रस्सी लेकर आ।
रवि दौड़कर घर के अंदर से एक छोटी मोटी रस्सी लेकर आता है और सब लोग मिलकर मधु के चारों तरफ रस्सी बांधकर उसे चौखट से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू करते हैं। काफी मशक्कत के बाद मधु का गृह प्रवेश किसी तरह पूरा हो जाता है और साथ ही चौखट और दीवार भी चटक जाती है, जिसे देखकर कौशल्या, हे भगवान, इस 100 किलो की मोटी दुल्हन के गृह प्रवेश ने तो दरवाजे और चौखट को भी तोड़ डाला। काया ये मोहल्ले वाले बाज नहीं आएंगे, दरवाजा बंद करो। क्यों इनको मुफ्त का नाटक दिखाना है दिन दहाड़े? काया गुस्से में दरवाजे के पास जाती है और बाहर झांक रही औरतों पर जोर से चिल्लाते हुए, क्या झांक रहे हो आप लोग? कोई अजूबा देख लिया है क्या? अरे भाई अजूबा ही तो है, तुम्हारे घर की बहू। ऐसा नमूना पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए देखने आए हैं। काया गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आकर अपनी माँ से, देखा माँ, सब लोग कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, इसने तो हमारी नाक कटा दी, बिना सिर पैर की शादी करके ले आया इस 100 किलो की लड़की को। घर के सभी सदस्य गुस्से में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मधु भी चुपचाप सहमी हुई अपने नए कमरे में चली जाती है। अगली सुबह मधु नहा धोकर नीचे अपनी सास के पास आकर, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं क्या बनाऊं? जो आप कहें वही नाश्ता तैयार कर देती हूँ। मुझसे क्या पूछ रही है? मुझसे पूछ के ब्याह करके आई है, जो मुझसे पूछ के किचन में काम करेगी? अपनी मर्जी से जो करना है कर, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे माँ जी, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रही हैं? अब तो वो आ गई है ना इस घर में, थोड़ा सा तो प्यार से पेश आइए। हाँ देवरानी जी, तो मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। रश्मिका प्यार से मधु को रसोई के अंदर ले जाकर, देवरानी जी, ये है हमारा किचन, तुम अपने पसंद के अकॉर्डिंग खाना बना लेना और साथ में सभी के लिए खीर भी बना लेना। और हाँ, मदद की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। भाभी, इस पूरे घर में आप ही मुझसे इतने अच्छे से बात करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो सच में लगा था कि मेरे मोटापे की वजह से आप भी मुझसे बात नहीं करेंगी। अरे पगली, तुम्हारा मोटा होना तुम्हारा कसूर थोड़ी ना है। अब कोई शरीर से भारी है तो इसमें किसी की क्या गलती हो सकती है? ऐसा कहकर रश्मिका चली जाती है और मधु पहली रसोई का खाना बनाने में लग जाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी अचानक रवि की नजर अपनी कटोरी में रखी खीर के अंदर एक छोटे से बाउल पर पड़ती है। रवि उसे देखकर गुस्सा होते हुए, ये क्या बकवास है? इस खीर के अंदर ये बाल कैसे आ गया? मधु, साफ सफाई की कोई तमीज नहीं है क्या तुम्हें खाना बनाते वक्त? अरे भैया, आप इतना क्यों भड़क रहे हो? आप ही तो अभी अभी नहा कर आए हो, देखो आपके कंधे पर भी बाल चिपका है। आपका ही बाल गिर गया होगा थाली में। बहन की बात सुनकर रवि को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो खीर की कटोरी गुस्से में जोर से पटक देता है। तू चुप रहे, बिल्कुल मुझे सिखा रही है अब तू? हाँ, छोटी होकर मुझसे मुंह चला रही है। कोई भी काम अच्छी तरह नहीं हो सकता इस घर में। अगर बाल था भी तो मेरे देखने से पहले हटा देना था ना। रवि के इस अचानक और भयानक गुस्से को देखकर काया डर जाती है और अपनी माँ के कान में, माँ देखो, भैया फिर हमेशा की तरह मुझ पर हाइपर हो गए। छोटी सी बात पर ऐसे चिल्लाते हैं कि मुझे तो अब इनसे सच में डर ही लगने लगा है। हाँ बेटा, क्या करें, इसकी ये पुरानी आदत है जो लाख समझाने पर भी कभी नहीं जाएगी। मधु एक गिलास पानी लेकर रवि को देते हुए, पहले आप ये ठंडा पानी पीजिए और शांत हो जाइए। कोई बात नहीं, आपने कटोरी फेंक दी तो क्या हुआ, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ और दूसरी कटोरी में खीर ले आती हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। तुमको देखकर खाना नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, जरा से भी अकल नहीं है क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी ही गलती है। मुझे ही परोसने से पहले ठीक से देख लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। मधु के इतने शांत और प्यार भरे जवाब को सुनकर रवि का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और वो खामोश होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अब आप सब लोग आराम से खाना खा लीजिए, मैं बाकी चीजें भी ले आती हूँ। रश्मि का ये सारा नजारा देखकर मन ही मन, देवरानी जी ने देवर जी के गुस्से पर जरा भी उल्टा रिएक्ट नहीं किया। आखिर देवरानी जी ने रवि का इतना गुस्सा नई दुल्हन होने के बाद भी बर्दाश्त क्यों कर लिया? अजीब रिश्ता है दोनों का। इधर काया अपनी माँ के कानों में, माँ देखा अपने भैया को, नई भाभी के 2 मीठे बोल और प्यार से समझाने पर वो एकदम चुप हो गए और हमारे समझाने पर तो घर सिर पर उठा लेते हैं। अरे रवि की दादी भी इस तरह बात बात पर गुस्सा हो जाया करते थे। वैसे अब इन सब बातों को छोड़ो और सभी लोग खाना खाओ। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी रश्मिका मधु से, देवरानी जी आप भी बैठिए ना, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। नहीं भाभी, आप लोग खाइए, मैं मीठा और तेल वाला खाना नहीं खाती, मेरा वजन और ना बढ़े इसलिए मैं अपने लिए सूप बना लूंगी। थोड़ी देर बाद कारीगर आकर टूटे हुए दरवाजे को हटाकर एक बड़ा दरवाजा लगा देता है और आसपास की चटकी दीवार को भी रिपेयर कर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन लगातार कई दिनों की बारिश के बाद अचानक धूप निकलती है तो कौशल्या रश्मिका से, कई दिनों बाद आज अच्छी धूप निकली है, चलो हम छत पर कपड़े सुखा लाते हैं। कौशल्या और रश्मिका छत पर कपड़े सुखाने जाते हैं। तभी ममता उन्हें देखकर ताने मारते हुए, अरे माया बहन देखो तो जरा, इन लोगों को कपड़े सुखाने के लिए इतने दिन इंतजार की क्या जरूरत थी?
बिल्कुल सही कह रही हो। धूप का इंतजार करने की बजाय अपनी 100 किलो की बहू को बोल दिया करो, वो अपने हाथों से धक्का देकर बादलों को हटा देगी। पड़ोसियों के ताने सुनकर कौशल्या शर्म से पानी पानी हो जाती है। तभी छत पर कपड़े फैलाने के लिए आई मधु इन सारी बातों को सुनकर मन ही मन, मेरी वजह से इस पूरे परिवार को रोज मोहल्ले वालों के ताने और बेइज्जती सुननी पड़ रही है। दुखी मन से मधु कपड़े फैलाने लगती है। तभी गली में हो रहे हल्ले को सुनकर मधु, कौशल्या और रश्मिका नीचे देखते हैं। नीचे गली में कुछ गुंडे गरीब ठेले वाले को घेर कर खड़े हैं और उस पर धौंस जमा रहे हैं। ओए ठेले वाले, चुपचाप इस एरिया में ठेला लगाने का हफ्ता निकाल, वरना आज तेरा ठेला पलट देंगे, तुझे कहीं लिटा देंगे यहीं पे। भाई साहब, रहम करो मुझ पर, मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ। जैसे तैसे कमाकर 2 वक्त की रोटी चलाता हूँ, इतना हफ्ता कहाँ से लाऊंगा। ए, ज्यादा नाटक मत कर हमारे सामने, पैसे निकालेगा तेरी हड्डी तोड़नी पड़ेगी हमें। चुपचाप जब खाली कर अपनी। ऊपर बालकनी से यह सारा अत्याचार और गुंडागर्दी देखकर मधु का खून खौल उठता है और वो बिना एक सेकंड गवाए सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागती है। बाहर आकर मधु उस गुंडे से, रुक जाओ वहीं के वहीं, एक गरीब आदमी पर धौंस जमाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो उसका कॉलर तुरंत। बाहर का हल्ला सुनकर दादाजी, रवि, देवेंद्र और काया भी घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और छत से कौशल्या और रश्मिका भी दौड़कर बाहर आ जाती हैं। सभी मोहल्ले वाले भी आसपास जमा हो जाते हैं। इधर गुंडा मधु को धमकाते हुए, देख तो जरा इस पहाड़ जैसी 100 किलो की औरत को, अरे तू बीच में क्यों टांग अड़ा रही है? हट जा यहाँ से, वरना तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वो बिल्कुल हफ्ता नहीं देगा तुम्हें, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आज मैं देखती हूँ तुम में से कौन इस गरीब को हाथ लगाता है। बहुत जुबान चल रही है तेरी, आज तुझे भी मजा चखाना पड़ेगा। पकड़ो इसको, सबक सिखाओ इस मोटी को। जैसे दोनों गुंडे गुस्से में आगे बढ़कर मधु पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, मधु अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है और उन दोनों गुंडों को अपने दोनों हाथों से झटके में हवा में ऐसे उठाकर दूर फेंक देती है। फिर उन गुंडों की धुनाई करते हुए, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा इस गली में दिखना मत, वरना जमीन में गाड़ दूंगी उठाकर। गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं और आसपास खड़े सारे मोहल्ले वाले ताली बजाने लगते हैं। तभी ममता कौशल्या के पास आकर, अरे भाई, तुम्हारी बहू भले ही बहुत मोटी है, लेकिन इसके मोटेपन का एक ऐसा जबरदस्त फायदा भी हो सकता था, कभी सोचा नहीं था। मधु थोड़ी सांस लेते हुए घर के अंदर कदम रखती है। पीछे से सभी लोग आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तब मधु सभी से, मैंने उन गुंडों को मारकर भगा दिया। आप सबको अच्छा लगा होगा ना? मोहल्ले वाले भी तारीफ कर रहे थे। अरे मोहल्ले वाले तारीफ नहीं कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अरे अब 100 किलो की बहू के घर पर आने पर मोहल्ले वाले मजाक ही उड़ाएंगे। हाँ भाभी, दादाजी सही कह रहे हैं। आज तो आपने गजब बेइज्जती करवा दी हमारी। गुंडों से लड़कर कौन सा तीर मार दिया आपने, मोहल्ले में और तमाशा हो गया। मैंने तो सिर्फ एक गरीब की मदद की थी। मुझे लगा शायद आप लोग इस बात से थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया। मधु दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। तभी रश्मिका पीछे से आकर उसे समझाते हुए, तुम दिल पर मत लगाओ इन सब की बातों को देवरानी जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी गरीब को बचाए, यही सबसे बड़ी बात है। थोड़ी देर बातें करने के बाद रश्मिका चली जाती है। शाम ढलते ही रवि ऑफिस से वापस घर लौटता है और कमरे में आकर देखता है कि मधु नहीं है। वो हॉल में आकर अपनी माँ से, माँ मधु कहाँ है? कमरे में भी नहीं दिखाई दे रही है। हमें क्या पता तेरी बीवी कहाँ है, सारा दिन नौटंकी करती रहती है। हम कोई उसके पहरेदार थोड़ी हैं जो हर वक्त खबर रखें। आप क्यों गुस्सा हो रही है माँ जी? वो बेचारी चुपचाप बाहर बालकनी में ताजी हवा में अकेली खड़ी है। देवर जी, आप जाकर मिल लीजिए उससे। रवि सीधे बालकनी की तरफ बढ़ता है जहां मधु उदास चेहरे से आसमान की तरफ देख रही होती है। क्या बात है मधु, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अक्सर ये सोचती हूँ रवि कि मैंने तुमसे शादी करके कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रोज जिल्लत उठानी पड़ती है। ऐसी बेतुकी बातें बिल्कुल मत करो। तुम प्यार हो मेरा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। बाकी दुनिया क्या कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी समय रश्मिका पीछे से आकर उनकी ये बातें सुन लेती है और मुस्कुराकर रवि से, ये हुई ना मर्दों वाली बात। जब पति का प्यार और साथ पीछे खड़ा हो तो दुनिया की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम सब मिलकर बाहर घूमने चलेंगे, इससे घर वालों के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और तुम्हें फ्रेश फील होगा। लेकिन भाभी, घर के बाकी लोग मेरे साथ बाहर जाने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तुम इस बात की फिक्र मुझ पर छोड़ दो, सबको मनाना मेरा काम है। थोड़ी देर में पूरा परिवार शहर के एक बड़े मॉल की तरफ घूमने के लिए रवाना होता है। मॉल में पहुंचने के बाद सब लोग ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट के अंदर जाते हैं और जैसे मधु लिफ्ट के अंदर आती है, लिफ्ट का बजर जोर जोर से बजने लगता है और उसकी लाइट लाल रंग में झपकने लगती है। अरे ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही है? लगता है बिजली चली गई या फिर मशीन खराब हो गई। मॉल का एक सुरक्षा गार्ड तुरंत दौड़ते हुए उनके पास आता है और स्थिति को देखकर थोड़ा हाथ जोड़कर विनम्रता से सबको समझाने की कोशिश करते हुए, साहब, लिफ्ट बिल्कुल खराब नहीं है,
दिक्कत ये है कि 100 किलो वजन वाली भारी महिला लिफ्ट के अंदर है, इसलिए लिफ्ट ओवरलोड हो गई है। अरे हे भगवान, अगर यह लिफ्ट में खड़ी रही तब तो लिफ्ट ही टूट जाएगी। कोई बात नहीं भाई साहब, हम समझ सकते हैं। देवरानी जी तुम अकेले लिफ्ट से ऊपर आ जाओ, हम सब लोग सीढ़ियों से आराम आराम से आते हैं ऊपर। मधु शर्मिंदा होकर अकेले लिफ्ट से ऊपर जाती है, जबकि बाकी परिवार वाले हांफते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर मॉल के फ्लोर पर पहुंचते हैं। उसके बाद सब लोग एक बड़े गारमेंट शोरूम में नए कपड़े और साड़ियां खरीदने के लिए जाते हैं। भैया जरा इस काउंटर से हमारी देवरानी जी के नाप की अच्छी सी कोई सुंदर सी ड्रेस या गाउन दिखाना जो इन पर फिट आ सके। बहन जी माफ कीजिएगा, हमारे इस ब्रांडेड शोरूम में इस साइज के कपड़े नहीं मिलते। इनके नाप के लिए तो शायद पूरी फैक्ट्री का कपड़ा एक साथ जोड़ना पड़ेगा। दुकानदार के इस अपमानजनक मजाक को सुनकर मधु का दिल अंदर से टूट जाता है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। क्या सच में मेरा वजन इतना बढ़ गया है कि मुझे पहनने के लिए 2 गज कपड़ा भी इज्जत से नहीं मिल सकता? तुम उन मूर्ख दुकानदार की बकवास पर ध्यान मत दो मधु, हम किसी दूसरे बड़े स्टोर में चलेंगे, ऐसे मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं रवि, मुझे खुद देखना है कि आखिर मेरा वजन है कितना। लोग क्यों हर जगह मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बात को लेकर। शोरूम के कोने में वजन मापने की एक डिजिटल मशीन रखी होती है, जिस पर मधु बिना किसी संकोच के जाकर खड़ी हो जाती है। मधु के खड़े होते ही मशीन का डिजिटल कांटा तेजी से घूमता हुआ रुकता है और सटीक आंकड़ा सामने आ जाता है, जिसे देखकर दुकानदार हैरान होते हुए, अरे बाप रे, पूरा 100 किलो वजन! जिंदगी में पहली बार इस मशीन पर किसी 100 किलो के इंसान को खड़े देखा है। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आसपास खड़े मॉल के सभी खरीदार और अजनबी लोग मधु की तरफ उंगली उठाकर हंसने और फुसफुसाने लगते हैं। हे भगवान, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कितना दुबला पतला और स्मार्ट लड़का होकर इसने इतनी मोटी 100 किलो की लड़की से शादी क्यों की है। बहुत हो गया इन लोगों का तमाशा। चलो घर वापस चलते हैं, यहाँ मूर्ख लोगों के बीच खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। छोड़ो शॉपिंग। परिवार के सभी सदस्य गुस्से से मॉल से बाहर निकलते हैं और घर वापसी के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़ते हैं। वापसी में वो एक लोकल बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो मधु का शरीर बस के तंग दरवाजे पर फिर से अटक जाता है। अरे भाई धक्का मत लगाओ, बस का दरवाजा तोड़ोगे क्या? इनको अंदर कैसे लाओगे? कोई क्रेन बुलानी पड़ेगी क्या इनके लिए? बस के यात्रियों की मदद से और भारी धक्का मुक्की के बाद किसी तरह मधु को बीच की सीट पर बिठाया जाता है, लेकिन बस एक तरफ झुक जाती है। अरे भाई ये क्या मजाक चल रहा है? पूरे बस का बैलेंस एक तरफ झुक गया है। अरे ऐसे बस चलाऊंगा तो रास्ते में ही पलट जाएगी गाड़ी। अरे आप बस चलाइए भाई साहब, हम इन्हें बीच में पकड़ कर रखेंगे ताकि संतुलन बना रहे रास्ते पर। सभी लोग मधु को बस के बीच की कुर्सी पर बिठाकर पकड़ कर रखते हैं। किसी तरह भारी जद्दोजहद के बाद बस आगे बढ़ती है और बस स्टॉप पर पहुंचती है और वो लोग रात होने से पहले अपने घर वापस लौट आते हैं। ऐसी कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। सुनो मधु, आज मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलना है, जरूरी क्लाइंट मीटिंग है शहर के दूसरे कोने में। बाहर आसमान में बहुत काले बादल छाए और तेज बारिश होने के आसार हैं। आप अपना रेनकोट साथ लेते जाइए वरना भीग जाएंगे। अरे रेनकोट की कोई जरूरत नहीं है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, हर बात में रोक टोक मत किया करो। रवि जिद करके बिना रेनकोट के ही अपनी बाइक लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में लेकिन मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद रवि पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ वापस घर के हॉल में आकर, रास्ते में इतनी भयानक बारिश हुई कि मेरे सारे जरूरी कागजात और कपड़े बर्बाद हो गए। अब मीटिंग में कैसे जाऊंगा मैं? अरे भैया, सुबह ही तो भाभी ने आपको बार बार कहा था कि रेनकोट पहन कर जाइए, लेकिन आपको अपनी जिद तो चलानी होती है। अरे तू चुप रहे बिल्कुल। एक तो पहले मैं मुसीबत में हूँ और ऊपर से तू जले पर नमक छिड़कने आ गई है यहाँ पर। चुप कर रवि, एक तो गलती तेरी है, ऊपर से गुस्सा हम पर कर रहा है। तेरे इसी जबरदस्त गुस्से की आदत ने तेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को भी तुझसे दूर कर रखा है। ऐसे ही तेरी दादी भी थी, बात बात पर गुस्सा किया करती थी, इसीलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और अब तू भी वही कर रहा है। अरे चुप हो जाइए आप सब लोग, वरना मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर रवि हॉल में रखी चीजों को तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी दादाजी, हे भगवान, इसके इस तोड़ फोड़ और गुस्से की आदत ने तो हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। अरे जा यहाँ से बाहर। दादाजी आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ। रवि आप और ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए ना। मैं अभी आपके सारे पेपर्स प्रेस से सुखा देती हूँ और दूसरी शर्ट निकाल देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मधु दौड़कर अंदर आती है और एक टॉवल लाकर रवि को देती है। रवि टॉवल को फेंकते हुए, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी और ड्रामे की जरूरत नहीं है, दूर हटो मेरी नजरों से, तुम्हारी वजह से मेरा हर काम बिगड़ता है। लेकिन मधु दोबारा उसे टॉवल उठाकर दे देती है और प्यार से समझाती है। धीरे धीरे रवि का गुस्सा शांत हो जाता है और वो मधु के साथ अपने कमरे में चला जाता है। रश्मि का ये सब कुछ देखकर मन में, मुझे समझ नहीं आता आखिर क्यों हर बार बेकसूर होने के बावजूद मधु अपनी गलती मान लेती है। और सवाल तो ये भी है कि देवर जी ने आखिर 100 किलो की देवरानी से शादी की क्यों?
इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन मधु किचन में काम कर रही थी और बाकी सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी फैमिली फ्रेंड मिस्टर शर्मा की बेटी संध्या घर आती है। कौशल्या उसे देखकर खुश होते हुए, अरे संध्या बेटी, आओ आओ, अंदर बैठो, बहुत दिनों बाद आना हुआ इस तरफ। बस आंटी ऐसे ही शहर में आई थी तो सोचा आप सबको मिलते हुए चलूं। वैसे पता चला कि रवि ने शादी कर ली है, कहाँ है नई दुल्हन। तभी मधु किचन से निकलकर हॉल में आती है, उसे देखकर काया ताने मारते हुए, लो मिल लो इस घर की बहू से। संध्या, अगर आज भैया की शादी तुमसे हुई होती तो इस परिवार की समाज में कितनी इज्जत होती और हर जगह वाहवाही हो रही होती। आज इस मोटी लड़की से शादी करके भैया का हर जगह सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। संध्या चुपचाप नीचे नजरें झुकाकर बैठी रहती है, जबकि कौशल्या तुरंत मधु को आदेश देते हुए, देख क्या रही है, अंदर जाओ और बढ़िया सी चाय और नाश्ता बना कर ला। मधु आंसुओं से भरी आंखों के साथ किचन में जाती है और गर्मा गर्म पकौड़े साथ में कुछ स्नैक्स भी तैयार करती है और ट्रे में सजाकर ड्राइंग रूम में लेकर आती है। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी मधु को नाश्ता न करता देख रश्मिका, अरे देवरानी जी, आप भी खाइए ना पकौड़े। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं तेल वाली चीजें कम ही खाती हूँ ताकि मेरा और वजन ना बढ़े। अपनी इन्हीं भोली बातों से आपने मेरे भैया को अपने जाल में फंसाकर उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब वे ताउम्र ऐसी घुट घुट कर रोते रहेंगे। इन कड़वे और अपमानजनक शब्दों को सुनकर मधु का दिल अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और वो बिना एक पल रुके सीधे अपने कमरे में भाग जाती है और रोते हुए एक लेटर लिखती है। मेरी वजह से रवि और इस पूरे परिवार को रोज समाज में सिर झुकाना पड़ता है। मैं और बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोग मेरे जाने के बाद रवि की संध्या जी से शादी करवा देना और रवि से कह देना कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। शाम के वक्त जब रवि थका हारा ऑफिस से घर लौटता है तो वो कमरे में मधु को न पाकर घबराकर बाहर हॉल में बाकी लोगों से पूछता है, माँ, भाभी, मधु कहाँ है? कमरे में ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रही है। मुझे तो सच में कुछ नहीं पता देवर जी, वो तो सुबह से किचन और कमरे के आसपास ही थी, अचानक कहाँ चली गई? रवि वापस अपने कमरे में जाकर टेबल पर रखे एक कागज के टुकड़े को देखता है और हॉल में आकर जोर जोर से पढ़कर परिवार के सभी सदस्यों के सामने सुनाने लगता है। तो अच्छा ही है ना, वो अपनी मर्जी से चली गई तो जाने दे, कम से कम हमारे घर से ये बला तो टली हमेशा के लिए। माँ, आप कैसी पत्थर दिल बातें कर रही हैं? आपको जरा भी अंदाजा है कि उसने क्या कदम उठा लिया है? मैंने उससे शादी करके उस पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे की कमियों को अपनाया था। तो क्या कह रहा है रवि? ऐसी कौन सी वजह थी जो तू ऐसी बातें कर रहा है? रवि, इसका मतलब है कि मधु से शादी करने के पीछे कोई राज है, और यदि है तो हम सबको उस राज के बारे में पता होना चाहिए। कमरे का माहौल पूरी तरह से थम जाता है और रवि अपनी बीती हुई जिंदगी के उस पन्ने को पलटने लगता है। एक बड़े अस्पताल के कॉरिडोर में रवि डॉक्टर के पास अपनी बीमारी के इलाज के सिलसिले में पहली बार आया होता है। अस्पताल के बाहर नर्स एक मरीज से, देखिए, दवाइयाँ समय पर लिया कीजिए, बीमारी अभी शुरुआती दौर में है तो काबू में आ जाएगी, वरना लापरवाही से हालत बहुत बिगड़ जाएगी। अरे तू हमें मत सिखा, खुद इतनी मोटी और बेडौल है कि अपना वजन नहीं संभलता। चलिए डॉक्टर बनकर हमें सलाह देने। रेणुका की बात सुनकर उसकी माँ भी मधु पर गुस्सा होते हुए, वह जैसी काया लेकर घूमती है, दूसरों को ज्ञान बांटती है, चले यहाँ से, हमें तेरी कोई सलाह नहीं चाहिए। कल्पना और रेणुका उसे अपमानित करके वहां से चली जाती हैं और मधु बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं खड़ा रवि ये सब देखकर मधु के पास आता है और अपनी पानी की बोतल मधु की तरफ बढ़ाते हुए, आप क्यों इतना रो रही हैं इन लोगों की बातों पर? दुनिया का काम है मुंह चलाना, आप अपना दिल छोटा क्यों कर रही हैं ऐसे? लोग मुझे हर जगह मेरे शरीर और वजन को लेकर ताने मारते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मोटा होना कोई बहुत बड़ा गुनाह है इस दुनिया में? कोई गुनाह नहीं है, आप बिल्कुल मत रोइए। इंसानों की फितरत ऐसी ही होती है, आप मजबूत बनिए। मधु को रवि की हमदर्दी भरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद जब भी रवि अस्पताल आता वो अक्सर मधु से मिलता, उसका हालचाल पूछता और दोनों के बीच एक गहरा मानसिक जुड़ाव हो जाता है। कुछ महीने बाद एक दिन मधु बाहर खड़ी थी और रवि अंदर डॉक्टर के पास बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के केबिन से रवि के चीखने की आवाज आने लगती है। मधु अंदर जाती है, तब डॉक्टर रवि से, तुम्हारा ये अजीब बर्ताव और जिद अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज के बाद मैं तुम्हारा इलाज इस अस्पताल में बिल्कुल नहीं करूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। आप डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं? मरीज का इलाज करना आपका फर्ज है, आप अपनी जिम्मेदारी से ऐसे पीछे नहीं हट सकते। बहुत बड़ा सरफिरा है ये लड़का, आज के बाद मैं इसका केस नहीं देखूंगा। जाओ, जहाँ शिकायत करनी है करो। मुझे आपका इलाज नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा है मुझे, मैं खुद अपनी फिक्र कर लूंगा। ऐसा कहकर रवि गुस्से में केबिन से बाहर निकल जाता है। मधु पीछे से दौड़कर रवि के पास आती है और रवि से, आप इतना परेशान क्यों हो रहे? चलिए शांत माहौल में बैठकर कुछ ठंडा पीते हैं। दोनों पास के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रवि बर्गर ऑर्डर करते हुए मधु से, मधु तुम बताओ, तुम्हारे लिए भी एक बर्गर ऑर्डर कर दूं या पिज्जा खाओगी? नहीं रवि, मैं बर्गर या पिज्जा नहीं खाऊंगी, सिर्फ सूप लूंगी, मेरे लिए वही ऑर्डर कर दो। रवि अपने लिए बर्गर और मधु के लिए सूप ऑर्डर कर देता है। वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। तब रवि मधु से,
क्या तुम सिर्फ सूप ही पीती हो, कुछ और नहीं खाती? नहीं रवि, मैं वैसे ही इतनी मोटी हूँ कि लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं। खुद को दुबला रखने के लिए मैं ज्यादातर सूप ही पीती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन मेरा ये मोटापा जेनेटिक है, इसीलिए किसी भी तरह कम नहीं होता। क्या कहा तुमने? मधु, तुम्हारा मोटापा जेनेटिक है? मैं तुम्हारी इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। वैसे रवि, इससे पहले तुम्हें ऐसा इतना गुस्सा करते हुए मैंने देखा नहीं। आज तुम डॉक्टर के केबिन में इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? मधु, जैसे तुम्हारा मोटापा जेनेटिक है वैसे मेरा गुस्सा भी जेनेटिक है। मेरे परिवार में मेरी दादी को भी ऐसे ही तेज गुस्सा आता था, जो मेरे खून में शामिल है, लेकिन मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मेरी गुस्से की वजह से सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं और मैं इसी का इलाज करवाने डॉक्टर के पास आता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई इलाज कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के सच्चे हमदर्द हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के दर्द को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथी बन जाए तो इस पूरी दुनिया का सामना हम हंसते हंसते कर सकते हैं, क्योंकि तुम मुझे समझोगे और मैं तुम्हें समझूंगा। मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे की कमियों को अपनाकर शादी की थी ताकि एक दूसरे का सहारा बन सके। और इसीलिए जब मैं गुस्सा होता था तो मुझे शांत करवाती थी, और जब कोई उसका मजाक उड़ाता था तो मैं उसे कंफर्ट फील करवाता था। माँ जी, अब भी वक्त है। अगर हम देवरानी जी को ढूंढकर वापस नहीं लाए तो हम में से कोई भी कभी सुकून से नहीं जी पाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक माँ होने के बावजूद अपनी इस औलाद की भावना को कभी समझ ही नहीं पाई। अरे चलो, हम सब मिलकर अभी उसे वापस लेकर आएंगे। पूरा परिवार एक साथ मिलकर रवि के साथ मधु के घर पहुंचता है, जहां मधु अकेली बैठी रो रही थी। मधु, मेरी जान, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं अकेला जिंदगी गुजार लूंगा? तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रवि, आप सब लोग यहाँ कैसे आ गए? मुझे लगा था कि मेरे जाने से आप सबको हमेशा के लिए चैन मिल जाएगा। तू कहीं नहीं जाएगी बेटी, आज से हमारे घर की असली शान तू ही है। मुझसे जो भूल हुई उसे माफ कर दे और हमारे साथ घर चल। परिवार के सभी सदस्य अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए मधु से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तभी संध्या अंदर आती है और सभी लोगों से। संध्या को पहले से ही रवि और मधु के मेडिकल कंडीशन के बारे में पता था, क्योंकि वो रवि की अच्छी दोस्त थी और रवि ने उसे पहले ही सब बता दिया था। अरे वाह, पूरा परिवार एक साथ मिल गया। आप सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? ऐसी कौन सी खुशखबरी है संध्या, हमें भी बताओ। अमेरिका में मेरे एक बहुत अच्छे डॉक्टर दोस्त हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और हार्मोनल संतुलन के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। मैंने उनकी टीम से इन दोनों की पूरी मेडिकल रिपोर्ट पर बात कर ली है और दोनों के हार्मोनल इलाज का परमानेंट समाधान अब अमेरिका में संभव है। सच कह रही हो तुम? लेकिन इतनी दूर अमेरिका जाने का खर्च और बाकी चीजें कैसे मैनेज होंगी? उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आप लोग। मैंने आप दोनों के इलाज के लिए एयरलाइंस की टिकट और अमेरिका में स्टे का सारा इंतजाम अपनी तरफ से कर दिया है। वाह, इससे बेहतर तोहफा हमारी देवरानी और देवर के लिए और क्या हो सकता है। कुछ दिनों बाद परिवार के सभी लोग एयरपोर्ट के बाहर उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी लोग हंसते हंसते एक दूसरे को गले मिलते हैं और रवि मधु एक साथ हॉल में पासपोर्ट और टिकट थाम कर प्राइवेट जेट और फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। विमान धीरे धीरे रनवे से आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उड़ान भरता है और नीचे खड़े परिवार वाले उन्हें हाथ हिलाकर बाय करते हैं।